नमस्कार। आज हम वक्त में पीछे चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जहां ज्ञान का एक सूरज उगा, फिर डूबा और अब सदियों बाद फिर से अपनी रोशनी बिखेर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसी लाइब्रेरी हो सकती है जिसमें इतनी किताबें हों कि जब उसे जलाया गया तो वो आग 3 महीने तक लगातार जलती रही? ये कोई कल्पना नहीं है, ये नालंदा की एक दर्दनाक हकीकत थी। तो सवाल ये है कि इस महान संस्थान की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? कैसे नालंदा का उदय हुआ और ये कैसे, आप कह सकते हैं, उस प्राचीन दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर बन गया? देखिए, नालंदा का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ना मतलब नहीं, आलम यानी अंत और दा यानी उपहार। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान का एक ऐसा उपहार जिसका कोई अंत न हो, जो कभी खत्म न हो। क्या कमाल की सोच थी इसके पीछे, है ना? तो इस महान संस्थान की नींव रखी गई थी 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और ये वो दौर था जिसे हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। देखिए, नालंदा को किसी एक राजा ने नहीं बनाया, बल्कि कई पीढ़ियों ने इसे सींचा। इसकी नींव रखी 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने। फिर 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में ये और भी फला फूला और अपने चरम पर, अपने पीक पर ये पहुंचा 8वीं से 12वीं सदी के बीच पाल वंश के राजाओं के दौर में। और एक बात जो नालंदा को सबसे अलग बनाती है वो ये कि ये दुनिया की पहली, जी हाँ, पहली पूरी तरह से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी सदियों पहले का था। यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान 2400 घंटे चलता था। और इसका साइज जरा अंदाजा लगाइए, एक ही कैंपस में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा टीचर्स। ये तो एक पूरा एकेडमिक शहर था जहाँ दिन रात बस ज्ञान की बातें होती थी। और यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, नहीं, नालंदा का सिलेबस तो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। महायान बौद्ध धर्म तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ लॉजिक, फिलॉसफी, आयुर्वेद यानी मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर भी सिखाया जाता था। लेकिन इस ज्ञान के मंदिर में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सख्त था। स्टूडेंट्स को 3 लेवल के मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने पड़ते थे। मतलब यहाँ सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही पहुंच पाते थे। नालंदा की असली शान, उसका दिल, वो थी उसकी विशाल लाइब्रेरी धर्मगंज। इसका मतलब ही था ज्ञान का खजाना या ज्ञान का महासागर। और ये कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं, बल्कि 9 मंजिला इमारत थी, ज्ञान का जीता जागता प्रतीक। इस ज्ञान के सागर को भी बड़े करीने से 3 हिस्सों में बांटा गया था। रत्नरंजक, जहां आध्यात्मिक ग्रंथ थे, रत्नोदिधि, जिसमें फिलॉसफी और लॉजिक की किताबें थीं, और रत्नसागर, जहां साइंस और ग्रामर की बेशकीमती पांडुलिपियां रखी थीं। हर विषय का अपना एक खास कोना था। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक ऐसा दौर जब ज्ञान के इस सूरज पर ग्रहण लग गया और इसे हमेशा के लिए बुझाने की कोशिश की गई। नालंदा ने अपने 800 साल के इतिहास में बहुत कुछ झेला। 3 बड़े हमले हुए। पहला 5वीं सदी में हुणों का, लेकिन गुप्त शासकों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। दूसरा 7वीं सदी में, तब सम्राट हर्षवर्धन ने इसे दोबारा बनवाया। पर जो तीसरा और आखिरी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा विनाशकारी था। वो साल था 1193। बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर वो कहर बरपाया जिससे ये फिर कभी पूरी तरह संभल नहीं पाया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ज्ञान की जड़ों पर सीधा प्रहार था। कहते हैं इसके पीछे कहानी है। खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। उसके अपने हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। तब नालंदा के एक आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसका इलाज किया। खिलजी इस बात से जल गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भारतीय विद्वान उससे ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकता है, और इसी जलन और असुरक्षा ने उसे इस महान जगह को तबाह करने पर मजबूर कर दिया। तो इस हमले का नतीजा क्या हुआ? ज्ञान का इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का तबाह होना नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता की याददाश्त को जलाने जैसा था। एक अंदाजे के मुताबिक उस आग में करीब 90 लाख, जी हाँ, 90 लाख पांडुलिपियां जलकर खाक हो गईं।
जरा सोचिए, कितना ज्ञान, कितनी खोजें, कितनी सदियों की मेहनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, किताबों का ये भंडार इतना बड़ा था कि आग 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। कल्पना करना भी मुश्किल है कि ज्ञान का कितना बड़ा सागर धुएं में मिल गया। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद नालंदा की विरासत ने एक बार फिर करवट ली। तो चलिए अब इसके अतीत से भविष्य के सफर को देखते हैं। 19वीं सदी में अंग्रेज सर्वेयर्स ने इसके खंडहरों को फिर से दुनिया के सामने रखा। फिर साल 2006 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे फिर से जिंदा करने का सपना देखा। 2010 में भारत की संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया और 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। अगर हम पुराने और नए नालंदा की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, जहां पुराने नालंदा में हर तरह के विषय पढ़ाए जाते थे, वहीं आज का नालंदा खास तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और रिसर्च पर फोकस्ड है। पहले इसे राजा महाराजाओं का संरक्षण मिलता था, अब इसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से चलाया जाता है। लेकिन एक चीज है जो तब भी थी और आज भी है, और वो है इसका इंटरनेशनल कैरेक्टर। ज्ञान के एक वैश्विक केंद्र के रूप में इसकी पहचान आज भी कायम है। आज का नालंदा 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ एक तरफ जहाँ हिस्टोरिकल स्टडीज और बौद्ध दर्शन जैसे अपनी जड़ों से जुड़े स्कूल हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोलॉजी, मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे भविष्य के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं। और नए नालंदा की एक और बहुत खास बात है इसका पर्यावरण के लिए कमिटमेंट। ये एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जो दिखाता है कि कैसे हम अपने प्राचीन ज्ञान, जिसमें प्रकृति का सम्मान था, उसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? नालंदा का ये पुनर्जन्म हमें यही सिखाता है कि हम अपने शानदार अतीत को सिर्फ याद न करें, बल्कि उससे सीखकर एक बेहतर भविष्य भी बना सकते हैं। नालंदा आज सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर नालंदा के अतीत ने 800 सालों तक पूरी दुनिया को ज्ञान की राह दिखाई थी, तो इसका ये नया रूप, इसका भविष्य आने वाली सदियों के लिए क्या प्रेरणा लेकर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा।